So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise the concept of EVA, right? तो देखो EVA हमारा FR में भी है, SFM में भी है, ठीक है। तो अब हम इधर SFM के टॉपिक्स कर रहे हैं, तो EVA के रिस्पेक्ट में जो भी SFM के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, ठीक है। बिना ज़्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। EVA का एक पेज का नोट है, उसको समझ के हम जो है क्वेश्चन करेंगे। EVA की बात करें, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इसका फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूले दो तरीके के हैं, आपको दो तरीके के फॉर्मूले मिलेंगे। एक तो कोई नोपैट में से नोपैट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। अब नोपैट में से माइनस करना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वो ये तो हो गया एवरेज। जस्टिफाई करना है ना नाम को, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डेब्ट, बॉन्ड, डिबेंचर बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन। जैसे भी आपने पैसा रेस करा है में से क्या माइनस करो? P&L का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सब माइनस करो। रही बात कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल की है, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें जो KD होगा उसमें जो टैक्स बेनिफिट रहेगा 1 - T। KE होगा तो वो अपना CAPM का मॉडल RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। और एक अपने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल D1/P0 + G, जिसमें अपन प्राइस का फॉर्मूले से अपन ने देखा था कि P0 = D1/KE - G, तो वो ऐसे ही चलेगा। ये क्या फॉर्मूला है KE को समझने का। बाकी जो KP है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसमें डिविडेंड के साथ 1 + T होगा, 1 - T तो होगा नहीं, ठीक है। अब समझो नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक तो टैक्स कट जाएगा तुम्हारा, पर हेवी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब EBIT से अगर हम चालू करें तो EBIT से इंटरेस्ट माइनस मत करना, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब कि ऑपरेटिंग का कामकाज माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है। अब अपना इंटरेस्ट जो है ना, ये फाइनेंस वाला है, तो इसलिए इसको बाद में माइनस करेंगे। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर पैट आता है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो ऑब्वियसली पैट से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फाइनेंसिंग के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो माइनस होते हैं। अब इधर हम इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग सारे खर्चे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट बोलेगा कि यार मैं ऑपरेटिंग खर्चा तो हूँ नहीं, मेरे को माइनस मत करो, ठीक है। तो EBIT में से टैक्स माइनस कर दो डायरेक्ट। देखो क्या बोला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझ गया, टैक्स माइनस कर दोगे EBIT से डायरेक्ट, तो नोपैट आ जाएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ऑपरेटिंग में, ये ध्यान रखना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अपना डे टू डे में आता नहीं है, नॉन ट्रेड इनकम भी नहीं आती, लोन्स एंड एडवांसेस से जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है, शेयर ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट डिराइव हो रहा है, मतलब कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो सिर्फ चीज़ें नहीं आएगी, राइट। नोपैट हमारा निकल गया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलो अब ना कहीं कहीं आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम अपनी EBIT, ऑपरेटिंग इनकम EBIT, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो, ठीक है। सॉरी, ऑपरेटिंग इनकम हमारी EBIT हो गई, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे फिर होगी टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगा लो, तो ये जो पैट आएगा इसको नोपैट मत बोल देना, क्योंकि इधर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया है तो EBT हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टैक्सेबल इनकम, ये हमारा हो गया PBT हो गया, टैक्स माइनस कर दो तो PAT हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखते हैं, पर क्वेश्चन में इक्विटी के साथ रिजर्व एंड सरप्लस दे के रखते हैं, तो उस रिजर्व एंड सरप्लस को ना EBIT मत मान लेना अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें करंट रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया हो, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस वैसे बैलेंस होता है और EBIT अपना कोई बैलेंस नहीं होता, वो तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्स माइनस करोगे तो टैक्सेबल इनकम होगा, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट इनकम आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस कर देते हैं तो अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाता है, ठीक है। और इससे ही जो है हमारा EVA निकल जाता है। ये जो मैंने रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी उसको हम PM में पढ़ेंगे, आएगा एक क्वेश्चन जिसमें हम इसकी बात करेंगे। रही बात नेट इनकम आफ्टर टैक्स है, इसको नोपैट मत मान लेना, ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स है, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स नहीं, नेट इनकम आफ्टर टैक्स है। अगर इसको ही ऑपरेटिंग इनकम बनाना होता तो हम EBIT में से टैक्स माइनस करते हैं,
अब इधर इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, इसलिए अब नेट इनकम आफ्टर टैक्स है। तो ये फ़र्क है, रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। सो ये होता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में एक और फॉर्मूला था, वो तो अपन देखा ही नहीं। एक और फॉर्मूला ये है, इनकम अर्नड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इनकम अर्नड, ठीक है। ये नोपैड की जगह इधर आ जाता है, इनकम अर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अब जो है हम करते हैं क्वेश्चंस। तो आता है पहला क्वेश्चन 13.77 का, क्वेश्चन नंबर 54 विद द हेल्प, जिसको क्वेश्चन नहीं करना हो वो ये कंसेप्ट पढ़ के भी आगे बढ़ सकता है, राइट। चलो ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जटायु लिमिटेड कंप्यूटेड EVA कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस 160 140 कितने हुए 300, 10% डिवेंचर तो कितना हुआ डिवेंचर का पोर्शन 400। कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ सब। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% है अपना, ठीक है। चलो इक्विटी का कॉस्ट है 14%। और रही बात है फिनेंशियल एवरेज 1.5 टाइम्स है। अब फिनेंशियल एवरेज क्या होता है समझो। फिनेंशियल एवरेज क्या होता है अपना, होता है EBIT अपॉन EBT, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं EBIT अपॉन EBIT माइनस टैक्स इक्वल टू 1.5, ठीक है। और अगर ये फिनेंशियल एवरेज कितना है, ये 1.5 है, ठीक है। अगर इक्वेशन देखें तो EBIT इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। EBIT इज इक्वल टू 1.5 इंटू EBIT माइनस 1.5 इंटू टैक्स। अब जो है इस तरीके से अगर हम देखें तो निकल रहा है 0.5 EBIT इज इक्वल टू 1.5 टैक्स, ऐसा निकल रहा है 0.5 EBIT अपॉन 1.5 टैक्स, सॉरी मतलब कि 0.5 EBIT इज इक्वल टू 1.5 EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो 0.5 EBIT इज इक्वल टू 1.5। तो ठीक है, इससे हमारा जो ये है EBIT, ये EBIT हमारा आ गया 120, ठीक है। ये EBIT हमारा 120 आ गया था, ठीक है। EBIT में से EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस करो इंस्टेड ऑफ टैक्स माइनस करने के। तो हमारा EBIT कितना आ गया, EBIT 120 लाख। चलो टैक्स रेट कितना दे के रखा है, फिनेंशियल एवरेज की बात हो गई। इनकम टैक्स रेट 30% दे के रखा है, तो नोपैड भी निकल जाएगा। चलो 30% माइनस कर दो, तो 120 में से माइनस कर दिया 30%, तो आया 84, राइट। अब ये आ गया 84, ये अपना हो गया नोपैड। चलो नोपैड निकल गया। फॉर्मूला क्या है हमारा, नोपैड मतलब 84 माइनस KO इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में तो तीनों ले लेंगे हम, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में तो तीनों ले लेंगे। अब समझो क्या बोल के रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% है। अब इनटू इक्विटी का वेट कितना है 300 डिवाइड बाय 700, 0.429 प्लस जो इंटरेस्ट है डिबेंचर 1 माइनस की हो जाएगा ये। सो इस तरीके से 14 इंटू 0.429 और 7 इंटू 0.571, ये हो गया हमारा 10%। एग्जैक्ट जो 10% है ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। तो हमारा क्यू क्या आ रहा है, क्यू तो चलो 14%, 10% आ गया। तो 84 में से हमने 10% और 10% किसका, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग क्लोजिंग तो देख रखा है, तो पूरा 700 लाख, तो पूरा 700 लाख हो गया, ठीक है। कर लो 700 लाख का 10%, ये हो गया हमारा 70। 84 में से 70 माइनस कर दो, ये आ गया 14, EVA आ गया हमारा 14। टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर दे के रखते हैं तो EVA डिविडेंड भी निकाल लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आया, क्या अगला क्वेश्चन, RST लिमिटेड करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका इनकम स्टेटमेंट, RST लिमिटेड करंट फाइनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्टेड इट्स नेट इनकम आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोला है, देखो पैड दे के रखा है, ठीक है 25 लाख, ये दे के रखा है हमको पैट। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 55 यही हम देख रहे थे, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। देखो पैट दे के रखा है, कहाँ पहुँच गए थे हम, पैट दे के रखा 25 लाख। अब समझो पैट 25 लाख दे के रखा है, टैक्स से 30%। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 11% डेप्ट है 40 लाख,
इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस है 125 लाख, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल है 165 लाख। फॉलोइंग डेटा गिवन टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, निकाल लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मार्केट रिस्क प्रीमियम दे के रखा है, वो रिस्क मार्केट रिटर्न ऑफ मार्केट रिटर्न ही दे के रखा है, या मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो, ठीक है ना। तो वो आर एम माइनस आर एफ दे के रखा है। 9 को मल्टीप्लाई करो 1.36 से, 1 सेकेंड, 9 इंटू 1.36 क्या है हमारा 12.24, प्लस करा हमने 8.5, 20.74। तो हमारा जो के ई है वो 20.74 है, ये के ई है, ठीक है। अब रही बात, अब थोड़ा सा परसेंटेज भी देख लेते हैं। वो 40/165 हो जाएगा और ये 125/165 हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्यों निकाले अगर हम, तो ये जो 11% है इसको 1 - t तो करना ही पड़ता है, ये कूपन रेट है 11%, 1 - t तो करना ही पड़ता है, ध्यान रखना आफ्टर टैक्स का। चलो इधर भी मार्क करके रखा हुआ है ताकि ध्यान में रहे, तो ठीक है। 11 का 70% निकालो 7.7, ठीक है, तो ये 7.7 हो गया, राइट। अब ओवरऑल कैपिटल निकाल लेते हैं। 7.7 इंटू 40 डिवाइड बाय 165, ये हो गया 1.87 प्लस जो हमारा है 20.74 इंटू 125 डिवाइड बाय 165, ये हो गया 15.71। अब 15.71 है प्लस 1.87 है 17.58, ये आना चाहिए 17.58, देखते हैं। ओके 17.58 हमारा आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब हमको तो नो पैट निकालना है, नो पैट निकालना है ना। 25 लाख है, 25 लाख में जो इंटरेस्ट है मतलब 4.4 लाख हो गया हमारा। अब नो पैट समझो, हम ये जो हम 25 लाख है ये इंटरेस्ट माइनस करके, नो पैट में जो है इंटरेस्ट माइनस नहीं होता। तो ये जो 25 लाख है इसमें इंटरेस्ट माइनस है, और इंटरेस्ट माइनस है, इससे टैक्स का बेनिफिट भी मिला है 30% का। तो एक तरीके से देखा जाए तो माइनस हुआ है नेट ऑफ, तो उसको भी हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 4.4 लाख है, ठीक है, 40 लाख का हम करेंगे 11%, ये हो गया हमारा 4.4 लाख। इसको जो है नेट ऑफ टैक्स करेंगे, इसका 70%, ये 3,08,000, ये ऐड कर दोगे तो नो पैट आ जाएगा। तो 25 लाख में से 3,08,000 ऐड करो, तो ये हमारा आया 28,08,000, ठीक है, 28,08,000। अब 28,08,000 जो भी है इसमें से हम केओ हम निकाल चुके हैं 17.58। अभी 17.58 किस पे कैलकुलेट होगा, ये 17.58 जो है ये कैलकुलेट होगा हमारा 165 पे। तो ये कैलकुलेट किया 17.58 165 पे, और इस तरीके से जो है 92700 नेगेटिव EVA आ गया। सो 28,08,000 हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, ठीक है। तो यूज़ डायरेक्ट फॉर्मूला एंड गेट 28,08,000। सो इस तरीके से जो है हमने ये वाला पोर्शन भी ओवर किया। अब जो है अगला एक और देखते क्वेश्चन, कभी EVA का और हो तो और देखते क्वेश्चन, राइट। ओके, तो करते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, राइट। क्या बोल रहे हैं, टेंडर लिमिटेड हैज़ अर्नड अ नेट प्रॉफिट 15 लाख आफ्टर टैक्स। ये पूरा पैड बता दिया इतने वापस, ठीक है। टैक्स 30% है, वही इंटरेस्ट जो है 1 - t ऐड कर लेना, तो ये तुम्हारा नो पैट आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें नहीं अपने को थोड़ा सा डरने का, ये अपन कर लेंगे। चलो, टैक्स 30% है, इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10 लाख, लो तो ठीक है। 15 + 7, ठीक है, 15 + 7 कितना हुआ 22 लाख, तो 22 लाख आ जाएगा हमारा नो पैट। चलो ठीक है। अब इन्वेस्टेड कैपिटल 95 है, आउट ऑफ विच 55% डेप्ट है, तो 45% इक्विटी होगा। वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% दे के रखा है, तो डायरेक्ट दे के रखा है ना। तो अगर देखा जाए तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर देखा जाए 13%, ये 13% हमने 95 लाख पे कैलकुलेट कर लिया। नो पैट हमारा 22 लाख है, ठीक है, और 13% 95 लाख पे, तो 95 लाख का 13% 12,65,000, और नो पैट हमारा है 22 लाख, ये 9,65,000, ये 9,65,000 जो है हमारा ये EVA आ गया है, ये पॉजिटिव EVA है, ठीक है, क्योंकि हम नो पैट में से माइनस करते हैं ना। टेंडर लिमिटेड हैज़ 6 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, हाउ मच डिविडेंड कैन द कंपनी पे बिफोर द वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग।
तो टेंडर लिमिटेड के पास 6 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है। हाउ मच डिविडेंड कैन द कंपनी पे, कितना डिविडेंड कंपनी पे करे बिफोर द वैल्यू ऑफ एंटिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो देखो तुम्हारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जितना है डिवाइड बाय 6 लाख इक्विटी शेयर कर दो, ये ईवीए डिविडेंड हो गया। ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन हमने ओवर किया, 56वां क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हमको दिखा। ठीक है, डेल्टा लिमिटेड। तो डेल्टा लिमिटेड हैज़ करंट फाइनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट इट्स नेट इनकम एस 15 लाख, पैड दे दिया 15 लाख, नेट इनकम एस 15 लाख, टैक्स रेट है 40%। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वॉज 15 लाख। लो 15 लाख अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है तो सिंपल सी बात है 15 इंटू 40% कर दो, 15 इंटू 60% कर दो, ये हो गया हमारा 9 लाख। तो 15 प्लस 9 24 लाख हमारा हो जाएगा नो पैट। चलो अब देखते हैं। द कंपनी हैज़ 100 लाख इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके, इन्वेस्टेड कैपिटल 100 लाख है, आउट ऑफ विच 60% इज डेप्ट। इन एडिशन डेल्टा ट्राइज टू मेंटेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.6%। ये तो पूरा डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमको दे के रखा है 12.6%, तो 100 लाख का 12.6% हमने देखा तो 12,60,000 हो गया। ठीक है, ये जो 12,60,000 है इसको जो है 24 लाख से माइनस कर दो, क्योंकि नो पैट में से तो माइनस करना है। तो 24 लाख में से 12,60,000 माइनस करेगा तो ईवी आ गया हमारा 11,40,000 और ईवी आ गया हमारा 11,40,000। अब वही ईवी डिविडेंड पूछ रहे हैं। डेल्टा लिमिटेड हैज़ 2.5 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू द ईवीए यू कंप्यूटेड इनटू हाउ मच डेल्टा पे इन डिविडेंड पर शेयर बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज। हाउ मच डेल्टा पे इन डिविडेंड पर शेयर बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है, तो कितना डेल्टा डिविडेंड पे करे बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी की वैल्यू स्टार्ट टू डिक्रीज। तो वही है ईवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इफ डेल्टा डू नॉट पे डिविडेंड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू द वैल्यू ऑफ कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इफ डेल्टा डज नॉट पे डिविडेंड तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो वही सीन है, इफ डेल्टा डज नॉट पे अ डिविडेंड वी वुड एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म टू इंक्रीज बिकॉज इट विल अचीव हायर ग्रोथ। डिविडेंड नहीं पे करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इट विल अचीव हायर ग्रोथ, हैंस अ हायर लेवल ऑफ ईबीआईटी। ग्रोथ भी ज़्यादा है तो ईबीआईटी भी ज़्यादा रहेगा। ईबीआईटी हाई है देन ऑल्सो एल्स आर इक्वल, वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। अगर ईबीआईटी ज़्यादा है तो वही बात हो जाएगी ना, नो पैड ज़्यादा आ जाएगा, नो पैड आ जाएगा तो सब इक्वल, मतलब कि वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन 59, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू XYZ इनकॉर्पोरेशन एंगेज इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस। ठीक है, इधर भी जो है हमको कैलकुलेट करना है ईवीए, राइट, और इनफैक्ट हमको इधर एमवीए भी कैलकुलेट करना है। एमवीए क्या होता है हम इसको देखते हैं। एमवीए क्या होता है। एमवीए जनरली ऐसा होता है कि फ्यूचर जो ईवीएस है उनका प्रेजेंट वैल्यू एमवीए हो जाता है, राइट। तो फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू XYZ एंगेज इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस ऐसा 31 दिसंबर 2010। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी इतना है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो, ईबीटी आ जाएगा और टैक्स माइनस करो। ठीक है, तो ये है चीज़ें। अब बैलेंस शीट दे के रखा है, देखो इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी दे के रखा है, फिर ईबीआईटी दे दिया डायरेक्ट, इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आ गया, फिर टैक्स माइनस कर दिया। बैलेंस शीट की बात करें तो लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट ये देख रखा है। विद द अबव इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग अजम्पशन, विद द अबव इन्फॉर्मेशन एंड फॉलोइंग अजम्पशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ईवीए। तो हमको ईवीए निकालना है, ठीक है। और एज्यूमिंग डेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। देखो अभी हमने पढ़ा था नोपैट में से केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब केओ तो देखे रखा है, नोपैट निकालना है, तो नोपैट में ईबीआईटी देके रखा है हमको। तो जब ईबीआईटी देके रखा है और चलो ठीक है हमको पैड भी देके रखते हैं 105.30, तो ऐसा कर लेते ना 105.30 है प्लस इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं 65%, तो 18 का 65% ऐड करा 11.7 और 105.30, ये आ गया हमारा 117। ये 117 आ गया हमारा नोपैट। केओ है हमारा, केओ निकल गया हमारा 12%। हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने तो इतना सब कुछ पढ़ के रखा है ना, इक्विटी
शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इक्विटी है, रिजर्व है, लोन है, ये 3 है। 100 प्लस 325 प्लस 180, ये दिख रहा है 605 कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते क्या है। देखो 117 तो हमने निकाला, 605 का 12% कितना है, 72.6। ओके, ये वही सही निकला, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 72.6 निकला और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये भी आ गया। और फिर हमारा जो है मार्केट वैल्यू एडेड, अब मार्केट वैल्यू एडेड समझना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू एडेड समझना पड़ेगा। द शेयर एज्यूमिंग दैट शेयर ऑफ अ कंपनी इज करंटली कोट एट $50। कंपनी के शेयर $50 में बिक रहे हैं। अब समझो, कंपनी के शेयर 50 में बिक रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमने निकाल लिया है 44.4, ठीक है। चलो, कंपनी के शेयर 50 में बिक रहे हैं तो 10 मिलियन इंटू 50, तो ये हो गया 500 मिलियन, ये हो गया 500 मिलियन। चलो, और इक्विटी फंड है, तब इधर इन्होंने क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टॉक तो 500 निकाल लिया, चलो ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे के रखा था, 500 निकाल लिया इनने। करंटली कोट था 50 रुपये एंड 10 मिलियन है, तो 500 मिलियन निकाल लिया, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टॉक आ गया। इक्विटी फंड 425, ये किसकी बात कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो है हमारा 325, है ना। अब हम समझते क्या है ये इक्विटी फंड, ये नई चीज़ की आ गई। चलो ओके, इक्विटी फंड में देखो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ये आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टॉक, और इक्विटी फंड में इक्विटी स्टॉक और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों। 1 सेकेंड, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 10 मिलियन है, तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टॉक 500 मिलियन देख रखा है। अब ये नई चीज़ आ गई है कि इक्विटी फंड इन्होंने जो है ऐड करके रखा है। कायदे से रिजर्व एंड सरप्लस ही ऐड करना था 325 मिलियन, पर इन्होंने इक्विटी फंड भी ऐड करके रखा है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि चलो ठीक है, इक्विटी फंड भी हमको ऐड करना पड़ेगा, बट हाँ, इसका एक सेपरेट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इधर हम इसको समझ लेते हैं कि अभी सिर्फ इधर इक्विटी फंड में इक्विटी स्टॉक जो 100 मिलियन का है वो भी ऐड करेंगे। सी, अभी हम मार्केट वैल्यू एडेड के और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि इन्होंने इक्विटी में पर्टिकुलर ऐसा सिचुएशन क्यों लेकर आए, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हर्बल ज्ञान। तो हर्बल ज्ञान इज अ स्मॉल, क्या लिखा हुआ है, हर्बल ज्ञान इज अ स्मॉल बट प्रॉफिटेबल, इधर भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। इज अ स्मॉल बट प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर ऑफ ब्यूटी कॉस्मेटिक यूजिंग प्लांट एलोवेरा, ठीक है। दिस इज़ नॉट हाई टेक बिजनेस, ये कोई हाई टेक बिजनेस नहीं है, बट हर्बल्स अर्निंग हैव एवरेज्ड अमाउंट अराउंड 12 लाख। पर उसकी अर्निंग जो है, देखो अर्निंग, इनकम अर्नड याद आ रहा है, इनकम अर्नड इज माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट। देखते चलो, अर्निंग जो है हर्बल की हैव एवरेज अमाउंट टू 12 लाख आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हर्बल अर्निंग जो है 12 लाख आफ्टर टैक्स है, तो हम बोल सकते हैं चलो अभी ये तो पैट है। लाइली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पेटेंटेड ब्यूटी क्रीम, क्योंकि पेटेंटेड ब्यूटी क्रीम है फॉर रिमूविंग द पिंपल, ब्यूटी क्रीम जो उसकी पेटेंटेड है और रिमूविंग द पिंपल। द पेटेंट हैज़ 8 years टू रन, ये पेटेंट 8 साल तक रहेगा। हर्बल हैज़ बिन ऑफर्ड 40 लाख फॉर द पेटेंट, अच्छा उसको पेटेंट के लिए 40 लाख ऑफर करें। हर्बल एसेट इंक्लूड्स 20 लाख ऑफ वर्किंग कैपिटल, 80 लाख ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 20 लाख ये 40 लाख पेटेंट है, 20 लाख वर्किंग कैपिटल है, और जो है 80 लाख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। पेटेंट अभी हर्बल बुक्स में नहीं है, ठीक है, पेटेंट इज़ नॉट शोन इन हर्बल बुक्स। तो क्या हुआ, हमको मैटर नहीं करता, हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। सपोज हर्बल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 15%, अगर सपोज करो हर्बल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 15% होता, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देने की बात कर रहा है, 15% होता, व्हाट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो सिंपल से आते इसमें वर्किंग कैपिटल भी ऐड कर देंगे, ठीक है। हमको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो उसमें वर्किंग कैपिटल पेटेंट सब ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारा 140 लाख है, 140 लाख में 15% निकाला, ठीक है,
21 लाख हो गया हमारा। एंड जो है बाकायदा इनकम अर्न तो देख ही रखा है 12 लाख, ठीक है। अब देखो क्या देखे रखा है, हर्बल अर्निंग्स हैव एवरेज्ड अराउंड 12 लाख आफ्टर टैक्स। सी 12 लाख आफ्टर टैक्स बोल के रखा है, हैव एवरेज अराउंड 12 लाख आफ्टर टैक्स। अब इधर अगर ये इंटरेस्ट के बारे में कुछ ऐसी डिटेल ये दे देते तो इसको हम पैट वैट जैसे कुछ कंसीडर कर लेते हैं, पर इधर इक्विटी प्रेफरेंस ऐसा कुछ देख के नहीं रखा है, डिबेंचर भी देख के नहीं रखे, डायरेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट दे के रख दिया है, टोटल एसेट्स दे के रख दिए। अब जब टोटल एसेट्स दे के रख दिए हैं तो अब क्या करें, तो अब ऐसे केस में इसको इनकम अर्न ही मानो, ठीक है, अदरवाइज पैट ही माना था इसको। तो हर्बल हैज़ बीन ऑफर्ड, ठीक है, तो हर्बल अर्निंग एवरेज अराउंड 12 लाख आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो ये इनकम अर्न आफ्टर टैक्स ही लिया जाता है, ये भी समझ लेते हैं। इनकम अर्न आफ्टर टैक्स, उसमें से 140 लाख में से 15% हटाओ, ईवीए नेगेटिव आ गया। ओके, तो फिर अगला एक और क्वेश्चन आता है कांस्टेंट इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में कि कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज़ डेवलप अ हाई टेक प्रोडक्ट, तो उन्होंने एक डेवलप करा हाई टेक प्रोडक्ट विच हैज़ रिड्यूस द कार्बन एमिशन फ्रॉम बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। तो ये प्रोडक्ट ये लेकर आए हैं, प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, प्रोडक्ट पेटेंट, द प्रोडक्ट हैज़ बीन पेटेंटेड, मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, मतलब वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे, ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। नेटवर्थ 200 करोड़ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट 400 करोड़ है, और रिवेन्यू ये जनरेट कर रहा है 84 करोड़। अभी जनरेटर रिवेन्यू 84 करोड़, इसको ये मान लेते हैं इनकम अर्नड, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड 10%, बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेट अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। अब देखो 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा केडी, ठीक है, और जो है बॉन्ड पोर्टफोलियो ये 12% जनरेट कर रहा है, ये हमारा हो गया केई। अब ये इधर टैक्स होता तो इधर हम 1 माइनस टैक्स कर देते, तो सिंस इधर टैक्स वैक्स बिल्कुल भी नहीं है और बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेटर रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, तो ये केई हो जाएगा हमारा। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेब्ट, पेटेंट राइट, ये पूरा मिला के हमारा 700 होता है, ठीक। इनकम अर्नड हमारा 84 करोड़ है, और जो है 400 बाय 700 और 300 बाय 700, ठीक है, तो केडी 10% हो गया, ठीक है, और ये 400 बाय 700 हो जाएगा, और के हमारा हो गया 12%, ये हो जाएगा हमारा 300 बाय 700। इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा ईवीए, ठीक है। ये थोड़ा सा एम्बिगियस क्वेश्चन है, बट हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इधर आफ्टर टैक्स ले लिया क्वेश्चन 60 में, और क्वेश्चन 61 में ही इसको रिवेन्यू ले लिया। सो इस तरीके से जो है हमने ये भी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये इनकम अर्नड का समझना थोड़ा सा एम्बिगियस है। इक्विटी फंड वाला चीज़ पता है, वो एक बार हमको देखने का है, वो भी हम देख लेंगे इसको। फिर आती बात पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन। ओके, इसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, अब इतने कोई क्वेश्चन बचते नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ओवर। मार्केट वैल्यू एडेड की बात करें तो मार्केट वैल्यू एडेड में कुछ है नहीं इतना खास। देखो ऐसा समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर ईवीएस है उसको हमने डिस्काउंट कर लिया केओ से, ठीक है। एक तो ये एक फॉर्मूला ये भी है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस में से हमने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, तो ये मार्केट वैल्यू एडेड आ गया। ओके, सो ये मार्केट वैल्यू एडेड के रिस्पेक्ट में है कि मार्केट वैल्यू एडेड में फ्यूचर ईवीएस का डिस्काउंट कर लो, एक ये तरीका है। वैल्यू ऑफ बिजनेस में से हमने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, एक वो तरीका है। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम निकाल सकते हैं। और मार्केट वैल्यू एडेड तो एक तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया हमने। अब इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर द मार्केट और वैल्यू ऑफ इक्विटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो वही मार्केट वैल्यू में से इक्विटी शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये सब चीज़ें हमने माइनस कर दी। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक है हम निकाल सकते हैं, और ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको पता था कैसे निकालने का है, ठीक है, कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस सब चीज़ें लेने की इसमें। सो ये फर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ऊपर वाला फर्म पॉइंट ऑफ व्यू है। सो इस तरीके से हमारा जो है ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला कंसेप्ट ओवर होता है, ठीक है। इसमें हमने 6 क्वेश्चन तक कवर करे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। देखो एक थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मैं बोलना चाहूँ तो देखो सब्सक्राइब कर लो, पर देखो
अगर आपको लग रहा है कि चलो यार अनोइंग है, बार बार वीडियोस आते हैं, तो आप बेल आइकन मत दबा दीजिएगा, बट फिर भी वो कैसे ना कैसे आपके होम पेज पे आपको दिखाता रहेगा। आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पे कैसे ना कैसे आपको दिखाएगा। तो बेल आइकन दबा के अगर आप वीडियो देखें तो बहुत ही बेटर है, पर अगर इनफैक्ट अगर आपको नहीं भी देखना हो तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर लो, तो इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करता है बेटरमेंट के लिए ही। वो एक तरीके से इनडायरेक्ट एक मोटिवेशन है कि आपके भी ज़्यादा एफर्ट नहीं गए और इधर भी हो गया सब। थैंक यू।